वेलकम बैक टू एके एकेडमी क्लास। एके एकेडमी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज से आपके लिए लेके आया हूं हिंदी व्याकरण की बेसिक टू एडवांस क्लासेस लेके, ठीक है। और ये क्लास आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। फ़िलहाल ये जो इस एग्ज़ाम का मुख्य पर्पस है वो टारगेटेड है बीपीएससी 3.0 और एस्टेट जो अभी होने वाला है उसको लेकर के। तो यदि आप व्याकरण की क्लास पहली बार कर रहे हैं या फिर अभी से पहले आपने व्याकरण नहीं पढ़ा है तो आप ये क्लास करेंगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें बेसिक टू एडवांस लेवल की मिलने वाली है। मतलब या तो आपने पहले से पढ़ रखा है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और यदि आपने अभी स्टार्ट ही किया है तो भी आप ये क्लास कर सकते हैं। मुझे लगा कि बहुत सारे मित्रों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो रहा है व्याकरण को लेकर के, तो पहले हम व्याकरण बेसिक टू एडवांस पढ़ लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्लासेस अपनी ये PYQ लगा लेंगे, ठीक है, MCQ लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से हिंदी व्याकरण की क्लास। और ये क्लास आपकी, जैसे आप कोई बैच लेते हैं ना तो वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और बिल्कुल फ्री, किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पे कंप्लीट व्याकरण आपका, जो कि आपके बीपीएससी 3.0 और एस्टेट में जो पूछी जाएंगी व्याकरण से सवाल, वो पूरा आप सवाल आप डील करके आएंगे। बस गुजारिश यही है कि इस क्लास में बने रहिए, और इस क्लास को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और लगातार आपकी ये क्लासेज आज से होने वाली हैं हिंदी व्याकरण की, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। और एक बार इस वीडियो को ज़रूर अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि उनको भी इस व्याकरण की क्लास, जो कि अभी बेसिक से अब चलेगी एडवांस तक, वो भी उनको भी मिल सके, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या कुछ स्पेशल है इस क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले हम जो पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है वर्णमाला आपका, ठीक है। तो हम वर्णमाला को देखेंगे और उसके बाद ही हम कुछ आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णमाला वर्णमाला ठीक वैसे ही है, वर्णमाला, ठीक है। मैं आपको कहूँगा कि ये क्लास, यदि आपके पास मोबाइल है तो इसको स्पीड आप करके देख सकते हैं, या लैपटॉप है तो उसमें क्लास को स्पीड करके भी देख सकते हैं, या फिर इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात और अहम बात कि आप जब ये क्लास कर रहे हैं तो आप अपने पास ये नोटबुक और पेन ज़रूर रखें, और जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उन सारी बातों को लिखें ताकि दोबारा आपको ये बार बार वीडियो देखना ना पड़े, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। और एक वीडियो को, यदि आप सिर्फ वीडियो देखते हैं तो वीडियो को यदि 2 से 3 बार आप देख लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके, तो आप ये सारी बातें समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्णमाला को समझें कि वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है, ठीक है, 52। अब इस 52 जो लेटर होते हैं, 52 लेटर या 52 अक्षर कह लीजिए, तो ये जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में क ख ग ये सारे वर्ण होते हैं, ठीक है। ये अकेला क, फिर ख या ग, फिर घ और फिर अंग, तो ये सभी क्या है, ये वर्ण हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अंग्रेजी के जो ABCD होते हैं ये क्या, लेटर होते हैं। तो यहाँ पे इनकी संख्या 26 होती है, और वही इसका 2 गुना आपने कर दिया तो वो हो गया 52, जो कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रख लेंगे कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 52 है, यानी कि 52 है, ठीक है। और वर्ण किसको कहते हैं, तो ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, या फिर उच्चारण की सबसे छोटी इकाई को ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे हमने क कहा, ख कहा, ग कहा, घ कहा, अंग कहा, ये सभी क्या है, वर्ण हैं, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इसी वर्ण में इसका विभाजन करके, हम देखते हैं कि वर्णों का विभाजन यदि किया जाए, वर्ण का विभाजन, वर्ण का विभाजन, यदि हम वर्ण का विभाजन करते हैं तो हम यहीं पे देखते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आप जानते होंगे कि स्वर वर्ण होता है, स्वर वर्ण होता है, ठीक है। आप जानते होंगे कि व्यंजन वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए आज।
और इसे कॉपी में ज़रूर लिखिए। उसके बाद संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं संयुक्त हो गया, द्विगुण व्यंजन आप लिख सकते हैं, द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं अयोगवाह, एक मिनट, यहाँ तो नहीं हटेगा, ठीक है, मैं ऊपर में लिख देता हूँ, अयोगवाह आप लिख सकते हैं, अयोगवाह, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्णों का विभाजन भी हमने देख लिया, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा रफ वे में लगे, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने लिखी हैं वो आपको मैं बोल भी रहा हूँ। सबसे पहले हमने देखा वर्ण को, कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 52 है, ठीक है। अब वर्ण का विभाजन हमने किया, तो वर्ण का विभाजन हम देख रहे हैं, ये स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है, फिर द्विगुण व्यंजन है और फिर अयोगवाह है, ठीक है। वर्णों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, एक, यहाँ ये 2, ये 3 और फिर ये 4 और फिर ये 5, ठीक है। वर्णों का विभाजन करके यदि हम देखते हैं तो वर्ण कितने प्रकार के हुए, तो ये आप 5 प्रकार के आपने देखा, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन और फिर अयोगवाह, ठीक है। इतने प्रकार के वर्ण होते हैं और इन्हीं का उपयोग हम जब वाक्य रचना करते हैं या वाक्य निर्माण करते हैं तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। आशा करते हैं कि आपने लिख लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, या तो फिर साथ ही साथ लिखते चलिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इस पे कंफर्टेबल तरीके से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, पर जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे और यहाँ पे मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे हम क्या कुछ देखने वाले हैं। अब जो इतने वर्णों को हमने देखा कि इतने सारे वर्ण हैं, इतने प्रकार के 5 प्रकार के वर्ण देखे हमने। वर्ण का प्रकार यदि हम देखें तो वर्ण, वर्ण का प्रकार, प्रकार हमने देखा, प्रकार हमने देखा कितना है, तो 5 प्रकार के वर्ण हमने देखे। हमने स्वर वर्ण देखा, जैसे हमने स्वर वर्ण देखा, स्वर वर्ण, ठीक है। हमने व्यंजन वर्ण देखा, व्यंजन वर्ण, ठीक है। और हमने क्या देखा, संयुक्त व्यंजन देखा, संयुक्त व्यंजन देखा। और फिर हमने क्या देखा, अयोगवाह देखा, अयोगवाह देखा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 4 हुए, और एक स्वर वर्ण हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया, और द्विगुण व्यंजन एक हुआ, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। अब द्विगुण व्यंजन की बात करें तो ये कितने होते हैं, चलिए पहले ऊपर से चलते हैं। तो वर्णों की कुल संख्या मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी, प्रारंभ में ही, कि कितनी है, 52 है, 52 है। और स्वर वर्ण की बात करें तो वर्ण के प्रकार भी मैंने कहा कि वर्णों को 5 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्वर वर्ण की बात करें तो स्वर वर्ण की संख्या जैसा कि आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते तो लिख लीजिए कि 11 होता है। व्यंजन वर्ण की बात की जाए तो व्यंजन वर्ण की संख्या कुल 33 होती है। और संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये 4 होता है, संयुक्त व्यंजन। और अयोगवाह की बात की जाए तो अयोगवाह 2 होते हैं। और द्विगुण व्यंजन की बात करें तो द्विगुण व्यंजन भी 2 होते हैं। कुल मिलाकर के वर्णों की कुल संख्या मैंने आपको बताई कि 52 होता है। और इस प्रकार से आप मिला लीजिए 11 और 33, तो 33 10 43 1 44, 44 और 4 48, 2 50 और 2 52, ठीक है। आपको यहाँ पे कुल गिनती में भी आपको 52 मैंने पूरा कर ही दिया, आप देख ही सकते हैं कि कुल वर्णों की संख्या 52 है। और ये वर्ण कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप इसको भी लिख लीजिए कॉपी में। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातें समझ में आ रही होंगी। आ रही हैं तो अभी से भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी हमारी क्लासेस होंगी इसकी सूचना आपको वीडियो जाते ही आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, अब मुझे आशा है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो इसको रब करते हैं, मिटाते हैं और देखते हैं आगे। अब स्वर वर्ण की बात की जाए तो स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, अब स्वर वर्ण किसको कहेंगे,
कौन कौन से हैं स्वर वर्ण? तो हम देखते हैं अ, हम देखते हैं आ, हम देखते हैं छोटी ई, हम देखते हैं बड़ी ई, हम देखते हैं छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री, ठीक है। और फिर देखते हैं ए, फिर ए, फिर ओ, फिर औ, ठीक है। ये टोटल जो है कितने हैं? टोटल हैं 11। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इनकी कुल संख्या मैंने बताया कि ये कितने हैं? 11 हैं। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी? 11 है। और यही है हमारे स्वर वर्ण, ठीक है। ये अ आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ऐ ओ औ, ठीक है। ये हमारे स्वर वर्ण हो गए जिनकी कुल संख्या हमने बताया कि 11 है, ठीक है। अब हम चलते हैं इन स्वर वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण, अब व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्ण को बताने से पहले मैं चलिए व्यंजन वर्ण को छोड़ते हैं। अभी हम देखते हैं क्या? अभी हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को देखते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं ये आपको देखना है। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो आपका हो जाता है यहाँ से अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये आपका हो जाता है श्र। ये आपके कौन कौन से व्यंजन हो गए? तो ये संयुक्त व्यंजन हो गए। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये संयुक्त व्यंजन हो गए। मतलब इनका जो उच्चारण हर बार हो रहा है वो किसी एक वर्ण के मिलने से नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब हम द्विगुण व्यंजन को देख लें जरा। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन की बात यदि की जाए, द्विगुण व्यंजन की बात की जाए तो इसमें ड और ढ आते हैं, ठीक है। ड और ढ आते हैं, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा द्विगुण व्यंजन, ठीक है। ये द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे ड और ढ, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद अयोगवाह मैंने कहा था। अयोग, अयोगवाह, अयोगवाह। अब अयोगवाह किसको कहेंगे? तो अनुस्वार और ये हो जाएगा विसर्ग, ठीक है। ये आपका अयोगवाह होता है, ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से आपका स्वरवर्ण भी हो गया, ठीक है। स्वरवर्ण भी हमने देख लिया, संयुक्त व्यंजन भी देख लिया, द्विगुण व्यंजन भी देख लिया, अयोगवाह भी देख लिया। अब क्या है? अब सिर्फ व्यंजन जो है, मूल रूप से जो व्यंजन है, ठीक है, उसको देखेंगे। तो उनकी संख्या 33 है। तो इन सभी को छोड़ के, इनको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इन सबको छोड़ के जो बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या हैं? व्यंजन ही तो हैं। मूल रूप से व्यंजन, मुख्य रूप से जो व्यंजन है उनकी संख्या 33 है। अयोगवाह की संख्या मैंने बताया कि 2 है और द्विगुण व्यंजन की संख्या भी 2 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या मैंने यहाँ पे बताया 4 है और स्वर वर्ण की संख्या मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है कि 11 है। कुल मिलाकर के वर्णों की संख्या मैंने अभी फिर आपको फिर से बता रहा हूँ कि कुल वर्णों की संख्या है 52, ठीक है। अब आप इसको लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर चलेंगे हम अगले स्टेप पे, ठीक है। अब जो मैंने कहा कि व्यंजन वर्ण को देखेंगे। व्यंजन वर्ण जो है, थोड़ा सा व्यंजन वर्ण को भी लिख लें। व्यंजन वर्ण अब हम लिखेंगे। तो व्यंजन वर्ण, व्यंजन जो वर्ण है, व्यंजन वर्ण, इस व्यंजन वर्ण में ये आप देख सकते हैं कि क,
ख, ग, घ, अंग। फिर है च, छ, ज, झ, ञ। तो ठीक है, अब हमने लिख रखा है ये पूरे हमारे क्या हैं, ये हमारे आ जाते हैं किसके अंतर्गत, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत इसे हम रखते हैं। और अब हम देखेंगे इनके जो इसका उच्चारण स्थान देखेंगे और इसका क्या नाम है यह भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ से पहले आप देख लीजिए कि क ख ग घ अंग जो है इसको क वर्ग कहा जाता है, क वर्ग कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो पहला लेटर है उसको ले लेंगे, ये च वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये ट वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और फिर च वर्ग के बाद ट वर्ग, और फिर ये त वर्ग हो जाएगा, त वर्ग हो जाएगा। उसके बाद ये प वर्ग हो जाएगा, प वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यर लव की बात करें तो ये अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन ये कहलाते हैं कौन, यर लव। ध्यान में रखेंगे, यर लव अंतस्थ व्यंजन। और उसके बाद ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ये जो आपका है ये तीनों ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं ये। और ऊष्म व्यंजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है इसके उच्चारण के समय हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो गर्म हवा निकलती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। और इस प्रकार से हमने देख लिया कि व्यंजन वर्ण का जो ये सूची है वो क्या है। ठीक है, क से अंग तक ये कवर्ग कहलाता है, च से य तक चवर्ग कहलाता है, ट से न तक टवर्ग कहलाता है, त से न तक तवर्ग कहलाता है, और प से म तक पवर्ग, और य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन मतलब इसके उच्चारण, इसका उच्चारण जो है हमारे कंठ के अंदर से होता है। आप इसको बोल के देखें ना, य र ल व, मतलब आप देख रहे होंगे कि हमारे मुख में जो अवयव हैं जैसे कि मूर्धा है, जीभा है, तालु है और होंठ है, तो ये नहीं टकरा रहे हैं। ये है जो हमारे ये जो साउंड आते हैं, ये जो ध्वनि आती है वो हमारे कंठ से होकर के निकलती है, इसीलिए अंतस्थ व्यंजन कहा जा रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। और इसे जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्यंजन का विभाजन करके। ठीक है, व्यंजन वर्ण जो है इसका विभाजन करके हम देखते हैं। और चलिए, व्यंजन वर्ण का विभाजन, व्यंजन वर्ण का विभाजन। व्यंजन वर्ण के विभाजन की यदि हम बात करते हैं, व्यंजन वर्ण के विभाजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्राण तत्व के आधार पर हम इसका विभाजन करेंगे। प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर, के आधार पर। ठीक है, प्राण तत्व के आधार पर यदि हम इसका विभाजन करते हैं तो क्या है ये, पहला मतलब दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जिसमें पहला यदि हम देखें तो अल्प प्राण कह सकते हैं,
अल्प प्राण, और दूसरा यदि देखा जाए तो हम कहते हैं महाप्राण। ठीक है, महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण में विभाजित किया जाता है। व्यंजन वर्ण का विभाजन दो प्रकार से, अल्प प्राण और महाप्राण। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अल्प प्राण मतलब जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसको अल्प प्राण कहते हैं, और महाप्राण मतलब जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है या ज़्यादा जोर लगा के बोलना पड़ता है, यह भी उसको महाप्राण कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको कुछ अलग तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम फिर से ये क अपना वर्ण लिख लें। क, ख, ग, घ, ये अंग। चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है तालब सा मूर्धन सा दंत सा। एक मिनट, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कि सबसे पहली बात हमें जो याद रखना है, महाप्राण किसको कहेंगे, यहीं पे ज़रूरी बात है। आप यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5वां नंबर का वर्ण। तो यहाँ पे यदि हम महाप्राण देखें तो दूसरा और चौथा जो होगा ये क्या होगा, महाप्राण होगा, महाप्राण। ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण, हर एक वर्ण में दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो महाप्राण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और जो बाकी बचे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, आप तो फिर समझदार हैं, अल्प प्राण कहलाएगा। ठीक है, तो जो दूसरा है और चौथा है वो महाप्राण कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है य र ल व जो मैंने आपको बताया था ये क्या है, अंतस्थ है, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ वर्ण या व्यंजन आप कह लीजिए। और ये मैंने आपको बताया था कि ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कह लीजिए या ऊष्म वर्ण कह लीजिए। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन है ये, तालबसा, मूर्धन्यसा और दंतसा। ठीक है, और फिर तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो हमारे वर्ण हैं क से म तक, क से म तक जो वर्ण हैं उनमें दूसरा और चौथे नंबर पे जो आएगा वर्ण वो क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा, और जो बाकी बचे वर्ण हैं वो अल्प प्राण कहलाएंगे। ठीक है, अब जिसके भी साथ में अब कुछ शब्दों को समझ में नहीं आए कि वो अल्प प्राण है कि महाप्राण है, ऐसे तो हम समझ ही सकते हैं, लेकिन अब उसको अलग तरीके से, जैसे कि अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो उसको समझने के लिए एक और भी तरीका है। चलिए उसको देख लेते हैं। फ़िलहाल इसको यदि आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, और फिर आगे हम इसे मिटाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने कर ही लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, तो मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं। अब आगे इसको पहचानने का एक नियम भी है, मतलब आप नियम या फिर ये ट्रिक आप कह सकते हैं, आप ट्रिक कह सकते हैं इसको। यहाँ पे ट्रिक क्या लगाना है कि ये जो आप लिखते हैं, क लिखते हैं, ख लिखते हैं, ग लिखते हैं, घ लिखते हैं और फिर अंग लिखते हैं, या फिर च लिखते हैं, छ है, फिर ज है, फिर झ है और फिर क्या है, न है या य कह लीजिए। तो ये आप के से क,
के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, और फिर अंग का। तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसकी भी ज़रूरत मुझे नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मुझे जो ज़रूरत है वो है इसकी, मतलब इसकी और इसकी। तो जिसमें भी आप देख रहे होंगे कि एच एच लेटर जुड़ रहा है, जैसे कि सी से च, सी एच से छ, जी से ज, जी एच से झ, तो यहाँ भी एच लेटर जुड़ रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी एच लेटर जुड़ रहा हो, जिस भी वर्ण में, जिस भी वर्ण में, जिस भी वर्ण में, वर्ण को अंग्रेजी में लिखने पर, अंग्रेजी में लिखने पर उसमें एच जुड़ जाए, एच जुड़ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। महाप्राण, महाप्राण वर्ण कहलाएगा, या महाप्राण व्यंजन कहलाएगा, आप कह लीजिए। ठीक है, व्यंजन ही कहिए, स्पेसिफिक रूप से, एकीकृत रूप से आप इसको व्यंजन कहिए। ठीक है, तो मैंने कहा जी कि जिस भी वर्ण को, जिस भी वर्ण के को अंग्रेजी में लिखने पर, अंग्रेजी में लिखने पर उसमें एच जुड़ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। इसको याद रख लेंगे। या तो फिर आपको ऐसे याद होता है कि दूसरे और चौथे स्थान पे जो वर्ण है, दूसरे और चौथे स्थान पे जो वर्ण है वो महाप्राण, और बाकी जो बचे हैं वो अल्प प्राण। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए, या तो फिर इसको इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि य र ल व तो मैंने कह दिया कि अंतस्थ है, लेकिन इसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, अल्प प्राण या महाप्राण? तो ये य र ल व जो है अल्प प्राण में आएंगे, अल्प प्राण में ही आएंगे, य र ल और व। ठीक है, अल्प प्राण में ही आएंगे आपके य र ल व। ध्यान में रखिएगा इस बात को भी। और ये जो श है आपका, ये श, तालब स, मूर्धन्य स, और ये दंत स। ठीक है, तो ये किस में आएंगे? महाप्राण में आएंगे। ठीक है, महाप्राण में ये आएंगे, तालब स, मूर्धन्य स और दंत स। ठीक है, तो तालब्य स मतलब इसके उच्चारण में तालु का इस्तेमाल किया जाता है, मूर्धन्त स मतलब मूर्धा का इस्तेमाल करके बोला जाता है, और ये जो है दंत स, इसका इस्तेमाल जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से दंत से आकर के, ये मतलब दंत की सहायता से इसका उच्चारण होता है, यह आप समझ लीजिए। तो य र ल व जो हो जाएगा वो अल्प प्राण, और महाप्राण में आ जाएगा तालब स, जिसका उच्चारण तालु से होता है, मूर्धन्त स जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है, और दंत स जिसका उच्चारण दंत की सहायता से होता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और इसे आपने लिख भी लिया होगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलते हैं और देखते हैं आगे। तो इसको मैं मिटा दूं अब। चलिए, अब हम समझेंगे घोषत्व के आधार पे व्यंजन का विभाजन। घोषत्व, घोषत्व के आधार पे, घोषत्व के आधार पर व्यंजन का विभाजन। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, पर कोई बात नहीं, मैं साथ साथ में बोल भी रहा हूँ, तो आप तो हिंदी तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन का विभाजन यदि की जाए तो यहाँ पे ये दो प्रकार से होंगे, इसके दो प्रकार हैं। ठीक है, दो प्रकार हैं। पहला यदि लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा घोष वर्ण, और दूसरा यदि देखा जाए तो आप कहेंगे क्या? अघोष या सघोष। सॉरी, घोष वर्ण हो गया ना,
घोष वर्ण हो गया या सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, घोष वर्ण को ही और क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। सघोष भी हम कह सकते हैं या घोष वर्ण भी हम कह सकते हैं। और दूसरा है अघोष, अघोष वर्ण। ठीक है, अघोष वर्ण भी हम इसको कह सकते हैं। तो अघोष और दूसरा घोष वर्ण। ठीक है, तो ये दो प्रकार के घोषत्व के आधार पर हमने देखा। अब अघोष वर्ण की संख्या यदि बात की जाए, अघोष वर्ण की संख्या, तो ये कितनी है, ये अघोष वर्ण 1 और 2, और घोष वर्ण या सघोष वर्ण तो यहाँ पे 3, 4 और 5। ये क्या मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ये देखिए, जो आपने वर्ण अभी देखे थे क से म तक, उन्हीं में उनकी जो प्लेस वैल्यू है, मतलब जो उनका जो स्थानिक मान है, कहने का मतलब अंग्रेजी में स्थानिक मान, हिंदी हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है कि स्थानिक मान मतलब जिस स्थान पे वो है, यानी कि तीसरे स्थान, चौथे स्थान और पांचवें स्थान पे जो होगा उसको सघोष या घोष वर्ण कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा क, ख, ग, घ और अंग। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखना है कि तीसरे स्थान पे क्या है, तो ये है तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे तो ये है, और पांचवें स्थान पे ये है, तो इसको क्या कहेंगे, घोष वर्ण कहेंगे। और अघोष किसको कहेंगे, जो पहले और दूसरे स्थान पे है, मतलब ये और ये जो है, ये पहला और ये दूसरा, ये क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, अघोष वर्ण। और दूसरा हो जाएगा ये वाला, ये तीनों सघोष हो जाएगा। ठीक है, या घोष वर्ण कह लीजिए, घोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अब क से म तक के जितने भी वर्ण होंगे इसी प्रकार से चलते जाएंगे कि तीसरा चौथा पांचवा जो होगा, तीसरा चौथा पांचवा वो घोष वर्ण या सघोष वर्ण, और जो पहला और दूसरा होगा वो अघोष वर्ण होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और चलते हैं, फिर आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और कुछ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है आपको, कि अब यहाँ पे यदि हम देखा जाए अघोष वर्ण, एक मिनट, अघोष, अघोष वर्ण, यदि हम अघोष वर्ण की बात करते हैं तो हमने देखा कि अघोष वर्ण में कितने, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा जो वर्ण होगा वो अघोष होगा। और साथ ही साथ आपको जो मैंने कहा, ये तालव्य स, ये दंत स और ये मूर्धन्य स, ये तीनों भी क्या किसके अंतर्गत आएंगे, अघोष वर्ण के अंतर्गत ही आएंगे, अघोष वर्ण के अंतर्गत ही आएंगे ये तीनों। पहला तो ये कि जितने भी वर्ग हैं, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक में पहला और दूसरा जो होगा वो अघोष वर्ण होगा। साथ ही ये जो तालब सा है, मूर्धन्य सा है और दंत सा है, ये भी क्या है, अघोष वर्ण ही है। ठीक है, अब घोष वर्ण में यदि हम देखा जाए, हम देखें ये घोष वर्ण में, तो घोष वर्ण की बात करें, घोष वर्ण, तो इस घोष वर्ण में किसको किसको रखेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, ये तो होगा ही, साथ में य और र, फिर ल और फिर व और फिर ह, ये भी आपके आ जाएंगे इसमें, किसमें, घोष वर्ण में। तो इस बार इस प्रकार से आपको याद रखना है कि 3, 4, 5, पांचवें स्थान पे, तीसरे चौथे और पांचवें स्थान पे जो भी होगा वो घोष वर्ण होगा। ठीक है, या सघोष कह लीजिए, और साथ ही साथ य, र, ल, व और ह, ये भी घोष वर्ण या सघोष वर्ण में ही आपके आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको जल्दी से लिखिए। और यहाँ पे एक बात और मैं दोबारा आपको ये रिवाइज करवा दूं कि य, र, ल, व को मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, जल्दी से कमेंट करके लिखिए कि मैंने य, र, ल, व को क्या बताया था। ठीक है, चलिए, यहाँ पे मैंने इसे कहा था कि ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन है।
य र ल व, ठीक है। ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। और आपका जो ऊष्म व्यंजन में आएगा, ऊष्म व्यंजन, वो आपका आ जाएगा कौन कौन सा ऊष्म व्यंजन, इसमें आपका आ जाएगा ऊष्म व्यंजन में तालब स, मूर्धन्त स, मूर्धन्त स और दंत स, और फिर ये आपका ह भी, ह को भी शामिल कर देंगे किसमें, ऊष्म व्यंजन में, क्योंकि इसके उच्चारण में भी ह, आप बोल के देखिए, जो भी उच्चारण कर, मतलब जो शब्द में यहाँ पे वर्ण जो लिख रहा हूँ, शब्द नहीं ये वर्ण है। शब्द किसको कहेंगे, जिसके मतलब एक से अधिक वर्ण मिल करके शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये सही परिभाषा नहीं है, किंतु ये परिभाषा हम दे सकते हैं काम चलाने के लिए। आगे जब हम शब्द को पढ़ेंगे तो शब्द विचार पढ़ेंगे तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए कि ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत तालबसा, मूर्धन्यसा, दंसा और ह को भी हम रखेंगे। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, मैंने बताया आपको कि जिसके उच्चारण में हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो गर्म हवा निकलती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे उच्चारण स्थान के आधार पर। इसको जल्दी से लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। राइटिंग थोड़ा सा आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला इस क्लास में, फ़िलहाल सुधार हो जाएगा, पर अभी फ़िलहाल जो मैं साथ में बोल रहा हूँ आपको वो आप लिखते चलिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। या फिर इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखते हैं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का विभाजन, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का विभाजन, व्यंजन का विभाजन की बात करें, विभाजन, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये जैसे कि एक फिगर मैं बना लूं, मेरी फिगर तो अब इससे ज़्यादा बेहतर तो नहीं हो सकती। ये मैंने माउथ बनाया है, मुंह, ठीक है। आप मेरे से अच्छा हो सकता है बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, पर मेरे से जो बन रहा है वो यही है, ठीक है। अब पता नहीं ये कौन सा मानव मैंने बनाया है, पर देखिए ये हमारे दांत हैं, ठीक है। ये दंत है, दंत है, दंत। अब दंत की बात की जाए, अधन, दंत की बात की जाए तो दंत में आपने देखा कि ये जो तवर्ग है, तवर्ग, त थ द ध जो बोला जाता है, ये दंत व्यंजन है, ठीक है, दंत व्यंजन। अब ये हमारे होंठ, ठीक है, क्या ये ओष्ठ, ओष्ठ आप कह लीजिए। तो ओष्ठ में प फ ब भ यानी कि पवर्ग जो है, पवर्ग जो है आपका वो ओष्ठ से आएंगे, मतलब ओष्ठ से इनका उच्चारण होगा। ये हमारी मूर्धा ऊपर में होती है, ठीक है, मुंह में ऊपर में होती है मूर्धा, ठीक है, मूर्धा ऊपर में होती है। तो यहाँ पे जो मूर्धन्य होगा, मूर्धा, मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होंगे, यहाँ पे मूर्धन्य व्यंजन जो टवर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ठीक है, ये मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। और साथ ही ये तालु, ये हमारा यहाँ पे, ये तालु, ये यहाँ पे जो है ये तालु है, तालु, ये तालव्य व्यंजन, ठीक है। जैसे कि आपका ये च, चवर्ग, ये तालव्य व्यंजन है, ठीक है। और ये रहा हमारा कंठ, ठीक है, ये कंठ, कंठ वर्ण, जैसे कि कंठ्य, कंठ, कंठ व्यंजन या फिर कंठ वर्ण आप कह लीजिए, कंठ वर्ण। तो ये कवर्ग जो है आपका कंठ वर्ण में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि हमारे होठों से जो बोला जाता है वो पवर्ग यानी कि प फ ब भ जो आप लिखते हैं सो, और ये दंत से यानी कि दांत से जो बोला जाएगा वो क्या हो जाएगा, दांत से दंत, मतलब तवर्ग, ठीक है, दांत से तवर्ग। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ठीक से लिख दूं। तो